किसान भाइयों, कार्यक्रम कृषि दर्शन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि कार्यक्रम की शुरुआत में हमने आपको बताया, आज हम चर्चा कर रहे हैं भंडारित अनाज में लगने वाले प्रमुख कीट और उनका एकीकृत प्रबंधन के बारे में। और किसान साथियों, क्योंकि आज है सोमवार और सोमवार के दिन कार्यक्रम कृषि दर्शन के माध्यम से आपकी तमाम समस्याओं का समाधान किया जाता है फोन इन कार्यक्रम के द्वारा, जहां पर आप अपनी समस्याएं हमें बताते हैं खेती किसानी से जुड़ी, और त्वरित हम फोन इन कार्यक्रम के द्वारा उन समस्याओं का समाधान करते हैं। तो आज, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं भंडारित अनाज में लगने वाले प्रमुख कीट और उनका एकीकृत प्रबंधन के बारे में, इस विषय से संबंधित अगर आपकी कोई भी समस्या है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे फ़ोन लाइन नंबर है 2704098। हमारा दूसरा फ़ोन लाइन नंबर है 270499999। आप हमें कॉल कर सकते हैं, और जब भी आप हमें कॉल करें तो जयपुर का STD कोड 0141 लगाना ना भूलें। तो किसान साथियों, आज कार्यक्रम में इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमने आमंत्रित किया है हमारे आज के विशेषज्ञ डॉक्टर बीरबल बैरवा। आप सहायक आचार्य हैं कीट विज्ञान विभाग, रारी दुर्गापुरा। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन में बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो हमारे किसान भाई अपने खेतों में रबी की जो फसल है उसकी कटाई कर रहे हैं, हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, और कुछ किसान अभी आने वाले समय में करने वाले हैं। तो हार्वेस्टिंग के जस्ट बाद हमारे किसान भाई जो उनका ग्रेन है, उनका जो दाना है, उसका भंडारण करते हैं, और जो भंडारण करने के बाद जो अनाज है उसमें मुख्यतः कीट लगते ही लगते हैं। तो सबसे पहले कार्यक्रम में आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो कीट हैं, प्रमुख कीट, वह किस प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, आप हमारे किसान भाइयों को बताइए। सबसे पहले तो किसान भाइयों को नमस्कार। और सबसे पहले मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि हम भारत देश प्रधान, जो किसान प्रधान देश है, तो इसमें जितना अनाज उगाना ज़रूरी है उतना ही उसको सुरक्षित भंडारण करना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है जी। क्योंकि हर वर्ष देखते हैं कि लाखों टन अनाज है जो कि कीटों के द्वारा नष्ट कर दिया जाता है, जो कि हम जगह खाद्य सुरक्षा या किसानों की जो आय है उसके ऊपर विपरीत प्रभाव डालते हैं। जैसे कि आप पूछना चाह रहे हैं कि कीट कितने प्रकार के होते हैं, तो कीट के बारे में देखें कि भंडारित अनाज के अंदर बहुत सारे कीटों का प्रकोप होता है। तो उसमें कुछ मेजर या कुछ मुख्य कीट है जिनके बारे में हम आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे। जी। मोटे तौर पर कहें कि जो भंडारित अनाज के कीट है वो दो भागों में या दो अलग अलग टाइप से इसको डिवाइड कर सकते हैं, इसको बांट सकते हैं। जिसमें पहला जो कीट है वह है आपके प्राइमरी इंसेक्ट, जिसको कि हम प्राथमिक कीट के नाम से भी जानते हैं। जी। दूसरा जो कैटेगरी है जिसको कि हम कह सकते हैं द्वितीयक कीट। प्राथमिक जो कीट है वह कीट होते हैं जो कि किसी भी साउंड ग्रेन को या साबुत दाना होता है उसके ऊपर अटैक करते हैं, उसके ऊपर डैमेज करते हैं, उसको नष्ट करते हैं। दूसरी कैटेगरी जो कि द्वितीय कीट के रूप में है, वह कीट होते हैं जो कि किसी भी डैमेज्ड ग्रेन या नष्ट किए हुए या जो भी टूटे फूटे ग्रेन हैं, जो हम चापड़ कह सकते हैं या कणकी कह सकते हैं या आपका दलिया वगैरह कह सकते हैं, उनके ऊपर लगने वाले मेजर इंसेक्ट पेस्ट है। जी। पहली जो कैटेगरी मैंने बताया प्राथमिक कीट, उसमें भी दो अलग अलग कैटेगरीज को डिवाइड करते हैं या उसको बांटते हैं। पहली जो कैटेगरी है उसमें इंटरनली, जिसको कि हम आंतरिक कीट के नाम से जानते हैं। दूसरी कैटेगरी है जो कि एक्सटर्नल कीट, जिसको कि बाह्य कीट के नाम से जानते हैं। आंतरिक कीट के अंदर 8-9 अलग अलग तरीके के इंसेक्ट आते हैं, कीट आते हैं, जो कि अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। जिसमें पहला कीट है राइस वीविल, जिसको कि राइस की सुरसुरी या राइस का घुन के नाम से भी जानते हैं। दूसरा कीट कहें हम, जिसको कि हम सिंपल भाषा में या अपने लोकल भाषा में ढेरा के नाम से भी जानते हैं, जिसको पल्स बीटल के नाम से जाना जाता है। जी। तीसरी कीट के बारे में बात करें तो तीसरे कीट में स्वीट पोटैटो वीविल्स है, जो कि पोटैटो के ऊपर डैमेज करती है, अटैक करती है। और चौथा कैटेगरी है जिसके अंदर हम पोटैटो ट्यूबर मोथ है, जिसको कि हम पोटैटो का स्लब के नाम से भी जाना जाता है। चौथी कैटेगरी है सिगरेट बीटल्स, जो कि बहुत सारे सिगरेट तंबाकू के साथ साथ जितनी भी अपने मसाले वगैरह होते हैं, जिसमें कोरिएंडर हुआ, आपका धनिया या टर्मरिक हुआ या आपकी जिंजर हुआ, इन पीछे भी जो अनाज होते हैं या जो अपने पास मटेरियल होता है उनके ऊपर अटैक करती है। नेक्स्ट कैटेगरी की बात करें तो इसमें आता है कि एंगमेस ग्रेन मोथ, और उसके अलावा एक आता है लेजर ग्रेन बोरर्स, जिसको कि हम छोटा धान्य बोरर्स के रूप में कह सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होता है, बहुत ही ज़्यादा नुकसान करता है। जी। इसके अलावा दूसरी कैटेगरी है इसी प्राथमिक कीट की, जिसको कि हम बाह्य कीट के नाम से जानते हैं। इसमें पहले जो कैटेगरी है या पहले जो इंसेक्ट है या कीट जो आता है वह आता है रेड डस्ट फ्लोर बीटल्स, जो कि लाल रंग का होता है, लाल भूरे रंग का, और आटे के अंदर इसका नुकसान देखने को मिलता है। जी।
दूसरा इसका एक कीट और आता है जिसको कि हम कह सकते हैं कि नुकसान बहुत होता है, और लोकल भाषा में इसको खपरा के नाम से भी जानते हैं जी। खपरा बीटल के नाम से जी। और एक कीट होता है जिसको कि हम राइस मोथ या राइस का स्लप के नाम से जानते हैं। और नेक्स्ट कैटेगरी इसके इंडियन मील मोथ, और उसके नेक्स्ट कैटेगरी इसकी जिसको कि हम आलमंड मोथ या कह सकते हैं कि आपकी जो भी बादाम वगैरह के अंदर जो लगते हैं जी। उसका एक कीट हो सकता है। जी डॉक्टर साहब, ये तो प्रमुख थे, आपने बताया कि कीट कितने प्रकार के होते हैं जो भंडारित अनाज में लगने वाले कीट होते हैं। अब डॉक्टर साहब, कभी कभी क्या होता है कि हमारे किसान जो साथी हैं उनके सामने एक समस्या आती है कि जो उनका जो दाना होता है, जो ग्रीन होता है, कभी कभी उसे कोई चूहा खा जाता है या किसी कोई अन्य और प्रकार जो छोटा जानवर है वो खा जाता है। तो जो कीट की पहचान है भंडारित अनाज में, मुख्यतः जो कीट की पहचान है, इसके लक्षण क्या क्या है कि ये इसमें लगने वाले जो प्रमुख कीट हैं वही है या फिर कुछ और हैं, इसके बारे में भी आप हमारे किसान साथियों को बताइए। अच्छा, इन जनरली सामान्य तौर पर हम देखें तो अपनी जो अभी इस टाइम पे जो सीज़न चल रहा है, रबी सीजन की जो क्रॉप हार्वेस्टिंग हो रही है, और रबी सीजन की जो क्रॉप हार्वेस्टिंग होती है तो भंडारण की एक सबसे बड़ी समस्या है। हाँ, भंडारण में हम किसी भी कीट को कैसे पहचानें और उसके कैसे पता करें कि इसमें कोई कीट है या नहीं है जी। क्योंकि अनाज कट्टे में है या किसी कोटी के अंदर है। हाँ। जब अनाज को 2-3 महीने बाद जब बाहर निकालते तो उसमें बहुत सारे कीड़े नजर आते हैं जी जी। तो उसके लिए हम 2-3 तरह की ट्रैप आती है जिसको कि हम एज कह सकते हैं कि डेल्टा ट्रैप के नाम से आती है, और एक प्रोब ट्रैप के नाम से आती है, और एक यूवी लाइट ट्रैप आती है जी। जो कि सामान्य तौर पर काफ़ी लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे जो हॉस्पिटल वगैरह है, बहुत सारी जो बड़ी बड़ी होटलें होती है उनके अंदर वो लगी रहती है जी। और बहुत सारे कीड़े उसकी तरफ अट्रैक्ट होके आते हैं जी। तो ये जो प्रोब ट्रैप है, पिटफॉल ट्रैप है, ये भी हम किसी कोटी के अंदर या किसी जो भंडारित किए हुए अनाज के अंदर जब रख देते हैं जी, तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली ये इंसेक्ट अट्रैक्ट होकर या उसकी तरफ आकर्षित होकर या थोड़ा बहुत जगह मिलती है जी, तो उस जगह के अंदर वो आने की कोशिश करते हैं और उस ट्रैप के अंदर वो फंस जाते हैं जी। तो जिससे हमें पता लग जाता है कि हाँ, इस भंडारित अनाज जो गोडाउन के अंदर हमने स्टोर किया हुआ है उसके अंदर कोई इंसेक्ट की मूवमेंट है या उसके अंदर कोई हलचल है जी। सामान्य तौर पर किसी भी इंसेक्ट की पहचान हम कैसे करें, तो अलग अलग इंसेक्ट है जो कि अलग अलग कलर का, अलग अलग शेप और साइज के आधार पर देखने को अलग अलग आकार, अलग अलग संरचना, हाँ, अलग अलग संरचनाओं के आधार पर देखने को मिलते हैं जी। जिसमें पहला हम बात करें राइस व्हील की, जिसको कि चावल की सुरसुरी के नाम से भी जानते हैं। हाँ। चावल का एक मुख्य कीट है जी। और उसी की एक स्पीसीज है दूसरी जो कि वीट के ऊपर उसका अटैक होता है, जिसको कि हम ग्रेनरी वीविल के नाम से जानते हैं, जो कि वीट का सुरसरी कह सकते हैं। और एक इसे ही मिलती जुलती एक कीट और है जो कि मेज के ऊपर लगती है जी। जो मक्का का जो ग्रेन है, जो मक्का उसके ऊपर, मक्का का दाना उसके ऊपर बिल्कुल लगता है जी। तो उसको भी हम पहचानने के लिए अलग अलग इनके करैक्टरिस्टिक्स है जिनके आधार पर पहचान सकते हैं। जिसमें इसमें देखते हैं कि पहले जोड़ी जो इसके पंख है, जो कि जो ग्रेनरी वीविल्स है उसके पंख है बिल्कुल मूवमेंट नहीं करते हैं, जबकि हम राइस वीविल की बात करते हैं तो उसके पंख है मूवमेंट करते हैं जी। साथ ही इसकी जो पंख है आगे की जोड़ी फर्स्ट पेयर ऑफ विंग्स जिसको कि अग्र पंख बोलते हैं जी, तो उस पे दोनों ही पंख पे एक एक जोड़ी के रूप में स्पॉट नजर आते हैं। तो उसकी एक मेन पहचान है कि हाँ, ये राइस वीविल है जी, क्योंकि स्पॉट है उसके जो इलेक्ट्रा है जिसको हम वैज्ञानिक भाषा में जानते हैं जी। इस इलेक्ट्रा के ऊपर एक एक जोड़ी स्पॉट के रूप में देखने को मिलेगी। साथ ही उसकी जो चोंच है जिसको कि हम सूंड के नाम से जानते हैं जी, बहुत ही आगे निकली हुई रहती है। और इसके साथ साथ इसकी सरंगिकाएं जो होती है, यानी कि किसी भी कीट के ऊपर एक जोड़ी एंटीना जो संवेदी अंग के रूप में काम आती है जी। तो ऐसे राइस वीविल के ऊपर भी एक जोड़ी सरंगिकाएं होती है जो कि इसमें पेक्टिनेट, जो कि हम सिंपल सी भाषा में, साइंटिफिक भाषा में कहते हैं कि एक सेरेट टाइप की एंटीना भी इसके अंदर देखने को मिलती है, और साथ ही साथ पेक्टिनेट टाइप की एंटीना भी देखने को मिलती है। तो डॉक्टर साहब, ये तो आपने हमारे किसान साथियों को बताया कि प्रमुख ये लक्षण है और प्रमुख जो विधियां हैं इन्हें अपनाकर किसान भाई जान सकते हैं कि इसमें ये भंडारित अनाज में लगने वाले कीट का प्रकोप है या नहीं है। अब डॉक्टर साहब, एक बहुत आम समस्या है और हर किसान साथियों को सामने आती है कि जब जो दाना है, जब हार्वेस्टिंग के बाद जो दाना होता है, जब हार्वेस्टिंग करते हैं किसान भाई फसल की, तो उस वक्त किसी भी प्रकार का कीट का प्रकोप देखने को नहीं मिलता। लेकिन हार्वेस्टिंग करने के बाद उस दाने को सुखाने के बाद जैसे ही किसान भाई उसका भंडारण कर लेते हैं, उसे भंडारित कर देते हैं, लेकिन उसके बाद
2 महीने बाद, 4 महीने बाद या साल भर बाद उस अनाज को जब निकालते हैं या उस दाने को निकालते हैं तो उसमें बहुत सारे कीट लग जाते हैं, कीट पाए जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? बहुत बढ़िया सवाल है आपका कि कीट वैसे नज़र नहीं आता है, जब बाद में 2-3 महीने बाद देखते हैं तो बहुत सारे कीटों की संख्या आपको नज़र आती है। जी जी। तो सिंपल सी भाषा में कहें कि बहुत सारे इंसेक्ट या बहुत सारे कीट तो ऐसे होते हैं जो कि फील्ड से ही आते हैं, जिसमें राइस वीवल है जो कि चावल का घुन या चावल का जो सुरसरी के नाम से जानते हैं जी। एक है एंगमोइस ग्रेन मोथ और एक है ब्रूचिड जिसको कि ढेहरा के नाम से भी जानते हैं जी। और एक ग्राउंडनट ब्रूचिड जिसको कि हम जो मूंगफली के ऊपर जो पेस्ट लगता है कीट का आक्रमण करता है। तो ये जो 2-3 तरह के जो पेस्ट है ये तो फील्ड से ही आते हैं, यानी कि अपने खेतों से इनका आक्रमण स्टार्ट हो जाता है जी। वहाँ पे जब खेतों में हम फसल उगाए रहते हैं या फसल करते हैं तो घरों के आसपास कुछ थोड़े बहुत कीट अगर एज ए एडल्ट स्टेज या वयस्क अवस्था में है तो वो उड़ के फील्ड में या खेत में चले जाते हैं जी। जब खेत में चले जाते हैं तो वहाँ पे उनकी फलियों के ऊपर अंडा देना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अंडा देना स्टार्ट कर देते हैं तो फलियों के ऊपर जब अंडे हैं उनको थ्रेशिंग करते हैं, तो थ्रेशिंग के दौरान ही उसके एग्स है जो कि ग्रेन के साथ में अपने स्टोर हाउस तक पहुँच जाते हैं। दूसरा है कि कुछ कीट है जो कि हमारे भंडारित अनाज जो गोडाउन हमने बनाया हुआ है या जो भी स्ट्रक्चर हमारे पास अवेलेबल है मौजूद है उनके अंदर पहले से ही कुछ कीट है जो कि सुसुप्त अवस्था के अंदर कहीं न कहीं छिपे हुए हैं। वो चाहे आपकी गोडाउन की कोई दरार हो या जो पुराना जो बारदाना ये जो कट्टे वगैरह हम यूज कर रहे हैं या उनके जूट की बोरियां वगैरह बिल्कुल, तो उन बोरियों के अंदर भी कुछ एडल्ट वयस्क अवस्था के रूप में या कुछ अवयस्क अवस्था के रूप में कुछ लार्वी वगैरह उसके अंदर छिपी रह जाती है। वो जब उनको ग्रेन नहीं मिला होता है उस दौरान वो एक डोरमेंट स्टेज या सुसुप्त अवस्था के अंदर पड़े रहता है, मतलब आम भाषा में इनएक्टिव रहता है जी। पर जैसे उनको एक फेवरेबल या उसके अनुकूल वातावरण मिलता है तो वो वापस एक्टिव हो जाते हैं और अपनी जो पॉपुलेशन है, अपनी जो संख्या है उनको बढ़ाने का काम करते हैं। तो वहीं से इनका जो आक्रमण है वो स्टार्ट हो जाता है। फिर जैसे टेम्परेचर या मॉइस्चर या जो ह्यूमिडिटी है उसके अकॉर्डिंग मिलती है, उनके अनुकूल मिलती है, तो इनके पॉपुलेशन एकदम से बहुत ज़्यादा बिल्डअप हो जाती है। जी जी डॉक्टर साहब, अब अगला जो सवाल है हमारा वो हमारे सभी किसान भाइयों के लिए है और ये सवाल हर नागरिक के लिए है क्योंकि किसान अपने जितने भी जो अनाज है या उनके जो ग्रेन है, दाने हैं, उसे अपने अकॉर्डिंग भंडारण करते हैं, लेकिन हर इंसान अपने घर में थोड़ा सा अनाज तो भंडारित करता है और उसे भंडारित करने के लिए, उसे कीटों से बचाने के लिए किसी न किसी प्रकार से किसी रसायन का इस्तेमाल भी करता है। जैसे आप भी करते हैं, हम भी करते हैं, बहुत सारे सब लोग करते हैं। तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि उस रसायन का जब हम इस्तेमाल करते हैं और उस अनाज को या उस दाने को हम निकाल कर डायरेक्ट खा सकते हैं या उसके लिए कुछ और प्रक्रियाएं हैं, कुछ विधियां हैं या उसे नहीं खाना चाहिए? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है क्योंकि इन जनरली ये देखा जाता है कि अनाज सभी रखते हैं जी, सरप्लस में रखते हैं कि आने वाले टाइम में काम आए। तो उसके लिए एक स्मॉल स्केल पे या छोटे रूप में देखें तो उसमें हम कि लोकल लैंग्वेज में कहते हैं कि उसमें नीम की पत्तियाँ रख दो या लौंग रख दो, इलायची रख दो या कोई जो ऑयल है ऑयल के साथ मिक्स करके रख दो। तो वैसे तमाम तरह के बहुत सारे देसी तरीके आते हैं जो कि हम एक स्मॉल स्केल तक हम कर सकते हैं जी। जिसमें जितने भी दाल वाले जो ग्रेन हैं जैसे मूंग है, उड़द है, चंवला है या और भी है, तो उनको किसी भी मस्टर्ड ऑयल के साथ में या कोई जो सोयाबीन ऑयल के साथ में अगर उसको मिक्स करके रखते हैं जी, तो वो भी जो ग्रेन है वो 4 से 7 महीने तक आसानी से बचाया जा सकता है। उसके पीछे रीज़न ये होता है कि जो मस्टर्ड ऑयल का किसी भी ग्रेन के साथ लेप करते हैं या उसके कोटिंग करते हैं जी, तो उसके ऊपर कोई भी जो ढेरा है जिसको हम पल्स बीटल के नाम से जानते हैं वो उसके ऊपर एग लेइंग नहीं करते, अंडा दे नहीं पाता है। जब अंडा दे नहीं पाता है तो अंडे से निकलने वाली जो लार्वी है वो नहीं पनप पाती है। जब अंडे से निकलने वाली लार्वी नजर नहीं आएगी, नहीं पनप पाती है, तो वो अल्टीमेटली आपके ग्रेन के ऊपर की तरह को डैमेज नहीं करेगा, उस पर किसी प्रकार का प्रकोप नहीं रहेगा जी जी। दूसरा ये हो सकता है कि अगर स्मॉल स्केल पे हम और दूसरा तरीका अपनाएं तो इसमें एक नीम की जो पत्ती है, यूकेलिप्टस की पत्ती है जी, तो उनको भी हम उनको भी यूज़ करते हुए काफ़ी हद तक अभी से काफ़ी टाइम से पुराने लोग हैं वो करते आए हैं कि जो नीम की पत्ती है उनको अच्छी तरीके से सुखा ले, यूकेलिप्टस की पत्ती है उसको अच्छी तरीके से सुखा लें और सुखाने के बाद में उसको पूरी तरीके से क्रश कर लें और पाउडर फॉर्म में बना लें। उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद में उसको किसी भी पोटली के अंदर जो कुछ सादा कपड़े हैं उसके अंदर बांध लें।
उसके लिए जो मात्रा है उसमें आधा किलो जो नीम की पत्ती का जो चूरा है या चूर्ण है उनको पोटली में बांध करके रख सकते हैं। उससे 1 क्विंटल तक का जो दाना है उसको हम आसानी से बचा सकते हैं। इसके मल्टीप्लिकेशन में जो भी आपके पास दाना अवेलेबल है तो उस हिसाब से आप ये यूज़ कर सकते हैं। जी जी डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी महत्वपूर्ण जानकारी दी आपने कि किस प्रकार से अपने अनाज को प्रकोप से बचाया जा सकता है। डॉक्टर साहब, अब एक अगला सवाल हमारा ये है कि जो भंडारित अनाज है उसको भंडारित करते समय कौन कौन सी मुख्यतः सावधानियां हैं जो हमारे किसान भाइयों को रखनी चाहिए? जैसे कभी कभी किसान क्या होता है, बहुत लंबे समय के लिए अपने अनाज को या अपने ग्रेन को भंडारित कर लेता है, तो ऐसे में उन्हें मुख्यतः कौन कौन सी सावधानी रखनी होती है? क्योंकि कई बार क्या होता है कि किसान अपनी दाने को, अपने अनाज को, अपनी फसल को बेचना तो चाहता है लेकिन मंडी में उसे पर्याप्त भाव नहीं मिल रहा है और उसे लगता है कि मैं 4 महीने इसे रख के या 6 महीने रख के इसे बाद में बेच लूंगा। तो ऐसे में उन्हें मुख्यतः कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए, आप हमारे किसान भाइयों को बताइए। सबसे पहले तो जो अभी ये सीजन चल रहा है, रबी सीजन के जो हार्वेस्टिंग का टाइम है, भंडारण का टाइम अभी आने वाला है जी, तो हम जानते हैं कि 3-4 ऐसे कीट है जो कि फील्ड से ही उनका आक्रमण स्टार्ट हो जाता है। तो बेटर ये रहे कि जब फील्ड से हम कोई भी ग्रेन को या कोई भी कमोडिटी को या कोई भी खाद्यान्न को लेके आ रहे हैं तो सबसे पहले तो उसको धूप में सुखाएं जी। धूप में सुखाने के पीछे ये पर्पज़ या एक अपना मकसद रहता है कि उसमें जो मॉइस्चर है, जो आर्द्रता है वो कम से कम रहे। यानी कि अगर 10 से 12% से आर्द्रता अगर कम ले आते हैं अपन तो उसमें किसी भी तरह का कोई भी इंसेक्ट का अटैक नहीं होगा जी। और इसके अलावा जब हम ग्रेन को वहाँ से यहाँ तक ला रहे हैं तो जो उसमें जो ट्रॉली यूज़ कर रहे हैं, जो भी ट्रांसपोर्टेशन का जो यूज़ कर रहे हैं तो उसमें सावधानी ये रखिए कि जो हम यूज़ कर रहे हैं उसमें पहले से किसी तरह कोई इंसेक्ट लगा हुआ तो है नहीं है जी। क्योंकि होता क्या है कि ट्रॉली सीजन में हमने यूज़ की और अगले सीजन तक उसको किसी भी एक जगह पे जाके हमने खड़ा कर दिया और वो जो पुराने दाने हैं उन दानों के साथ में नए दानों का मिक्सअप हो जाता है। पुराने दानों के अंदर पनप रहे जितने भी कीट है वो उनके साथ मिक्स हो जाते हैं और वो वहाँ से उनका इनोकुलम चालू हो जाता है जी। इसके साथ साथ बहुत सारी टाइम पे ऐसा होता है कि जो पुराना जो बारदाना हम यूज़ करते हैं तो पुराने बारदानों को जब यूज़ करते हैं तो उसमें बहुत सारा लार्वी के रूप में या जो अपरिपक्व अवस्था है उसके रूप में या परिपक्व अवस्था, वयस्क अवस्था के रूप में भी बहुत सारे कीट उसमें रह जाते हैं जो कि नज़र नहीं आते हैं और उन्हीं पुराने बोरियों के अंदर हम दानों को स्टोर कर देते हैं, उसका भंडारण कर देते हैं, जिससे कि ये बहुत बड़ा नुकसान आपको आगे जाके देखना पड़ता है जी। तीसरा है कि जिस किसी भी पुरानी कोठरी में या कोई भी टिन, अभी आजकल तो बहुत सारे जो टिन के जो स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं, बड़े बड़े जो टिन के डिब्बे आते हैं उसमें जी। तो उसमें भी क्या होता है कि पुराने पिछली सीजन में जो आपने अनाज भंडारित किया तो भंडारित करने के बाद में आपने किसी तरह को उसको साफ नहीं किया साफ नहीं करने की वजह से बहुत सारे कीट है जो कि उसमें दरारों में या कहीं पे छिपे रह जाते हैं। तो इससे बेटर है कि उसको हम अच्छी तरीके से पहले साफ करें और साफ करने के बाद उसको धूप में सुखाएं जी, जिससे कि जितने भी एग्स हैं, जो अंडा है जो उसके अंदर दिए हुए हैं, जो भी लार्वे है वो आसानी से सनलाइट से मर जाए जी। और किसी भंडारित अनाज में जैसे हम खेत खलियान से जो खाद्यान्न लेके आते हैं तो उसमें किसी तरह कोई एग्स वगैरह आ जाता है तो वो डायरेक्ट सनलाइट से, सूर्य के प्रकाश से निष्क्रिय हो जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा इसमें रोल अदा करता है कि अगर आपने अच्छी तरीके से उसको सुखाया है तो डेफिनेटली कि किसी तरह कोई इसमें इंसेक्ट का अटैक होगा नहीं। इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि इस किसान भाई की ये भी सवाल रहता है कि कितने दिन उसको धूप में सुखाएं। तो धूप में जनरली हम 4 या 5 दिन तक अगर 8 घंटे तक हम सुखा लेते हैं जी। तो वो काफ़ी होता है। अगर 40 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास अगर टेम्परेचर है तो वो सफिशिएंट है। पर उसके तुरंत बाद आप है ना जो भंडारित अनाज है उसको भंडारित नहीं कर सकते जी। उसके पहले थोड़ा सा उसको ठंडा होने के लिए प्रक्रिया, एक प्रोसेस है क्योंकि गरम अनाज को आपने भंडारित अनाज को उसमें रख दिया ना तो उसे हीट जनरेट होगी और मॉइस्चर ऑटोमेटिक पकड़ लेगा जी। डॉक्टर साहब, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी आपने कि भंडारित अनाज को हमारे किसान भाई उसमें लगने वाले जो कीट हैं उसे कैसे बचा सकते हैं, किस प्रकार से उसका एकीकृत प्रबंधन कर सकते हैं और अपनी फसल, अपने दाने को बचा सकते हैं। तो किसान साथियों, हम आशा करते हैं कि आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा और कार्यक्रम में दी हुई जानकारी का भरपूर लाभ लेंगे। अगर किसान साथियों आप हमसे जुड़ना चाहते हैं या कार्यक्रम के प्रति है आपके कोई सुझाव तो आप पत्रों के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, डीडी राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
किसान साथियों, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है krishidarshanjaipur@gmail.com। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम कृषि दर्शन में पधारने के लिए और हमारे किसान भाइयों को भंडारित अनाज में लगने वाले प्रमुख कीट और उसके एकीकृत प्रबंधन के बारे में इतनी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।